नमस्कार दोस्तों। दीक्षित केमिस्ट्री क्लासेज में आप तमाम छात्रगणों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के बीच सीरीज नंबर 3 लेकर के आए हुए हैं और इन सीरीज के माध्यम से आप लोगों को बिहार बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क दिलाने का प्रयास करेंगे और मार्क लाने के बाद आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का काम करेंगे। तो चलते हैं आज सीरीज नंबर 3 में और देखते हैं कि ये सीरीज आप लोगों के लिए कितना ज़बरदस्त रूप से बनाया गया है। और ये सीरीज को समझने के बाद हमको लगता है कि आप लोगों में गर्मी आ जाएगा और कम से कम मैक्सिमम 30 से 40 ऑब्जेक्टिव आप लोगों से बन जाएगा। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोगों को आज कुछ इस तरह का ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा जो हमारे जीवन में लगातार बार बार उपयोग आते रहता है। तो बिहार बोर्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ ऐसा संभावित प्रश्न है जो बार बार लगातार आते रहता है। उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले सभी छात्रगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं सीरीज नंबर 3 में। और सीरीज नंबर 3 को देखते हैं कि आज का ये प्रश्न क्या है। और सीरीज नंबर 3 में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की भी संपूर्ण तैयारी आप लोगों को एक साथ करवाई जाएगी। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से समझ में आएगा। और समझ में आएगा तो दोस्त लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के सीरीज में देखते हैं कि ये प्रश्न क्या है। एक है अयस्क। अब ये अयस्क क्या है इसको देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। तो अयस्क आपको बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। और ये अयस्क है क्या, कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे बनता है, आज अयस्क के बारे में आप लोग को बारीकी से समझाएंगे। और थोड़ा बहुत आपको सीरीज नंबर 2 में भी आपको अयस्क के बारे में समझाया गया था तो उसमें कुछ बारीकी ऑब्जेक्टिव, छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव जो थी, जो उसमें छूट गया था, सो उन्हीं ऑब्जेक्टिव को आज हम इस सीरीज के माध्यम से आपको क्लियर कराने का काम करेंगे। इसमें एक चीज देखिए, सबसे पहला चीज है खनिज। अब अयस्क को समझने से पहले हम लोग खनिज को जानेंगे और देखेंगे कि खनिज क्या है। देखिए खनिज क्या होता है। खनिज खान शब्द से बना है। अब खान क्या होता है? धरती के भूगर्भ से खनन की प्रक्रियाओं द्वारा या खुदाई के माध्यम से या धरती के भूगर्भ से जो निकाला जाता है, खोद खोद कर जो निकाला जाता है, उन सभी पदार्थों को खनिज कहेंगे। अब खनिज क्या होता है इसको एक ही शब्द में समझिए। हमारे धरती के गर्भ से या धरती के अंदर से जितने भी पदार्थ निकलते हैं उन सभी पदार्थों को खनिज कहा जाता है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा कि धरती के अंदर से जितना भी चीज निकल रहा है सभी क्या होता है? खनिज होता है। और खनिज कहां से लिया गया है? खान शब्द से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्त? खान शब्द से। आपको यह याद रहना चाहिए कि खनिज कहां से लिया गया है? खान शब्द से। अब खान क्या होता है? ये एक प्रक्रिया है जो खनन प्रक्रियाओं द्वारा निकाला जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि खनिज क्या है? धरती के गर्भ से, धरती माता के अंदर से जितने भी पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है, निकासी किया जाता है, उन सभी पदार्थों को खनिज कहा जाता है। तो अब हम लोग खनिज को समझ चुके हैं कि ये खनिज क्या है। तो खनिज कहाँ से हुआ है? खान शब्दों से या खान के द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसीलिए खनिज को खान शब्द से लिया गया है। इसीलिए धरती के अंदर से प्राप्त किए जाने वाले सभी पदार्थों को खनिज कहा जाता है। अब आप देखिए कि खनिज में आता क्या है। खनिज किसे कहते हैं? अब खनिज को किस किस कैटेगरी में रखा गया है उनको अभी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब धरती के अंदर से जो खनिज प्राप्त हुआ कैसे होता है? तो देखिए हमारे धरती के भूगर्भ में, धरती के अंदर में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से एक घटना घटती आ रही है जिसमें बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो गलित अवस्था में पाए जाते हैं। धरती के अंदर में आग लगा हुआ है, आग लगा हुआ है जिसके टेम्परेचर के कारण धरती के अंदर में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जो है पिघल जाते हैं और पिघल करके बना देते हैं मैग्मा। अब मैग्मा क्या है वो भी समझाएंगे। तो धरती के भूगर्भ में
मैग्मा पाया जाता है और मैग्मा रहता है द्रवित अवस्था में, गलित अवस्था में, एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जब मैग्मा आपका ठंडा होता है, धीरे धीरे जब शीतलन प्रक्रियाओं द्वारा जब मौसम ठंडा होता है, धरती के अंदर में ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद एक ठोस पदार्थ का निर्माण हो जाता है जिसे खनिज कहा जाता है। खनिज की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैग्मा से। अब मैग्मा एक तरह का द्रवित पदार्थ है, और द्रवित पदार्थ कब जो है आपको क्रिस्टल फॉर्म में बनता है, कब ठोस फॉर्म में बनता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्मा जो है द्रवित अवस्था में रहता है और गर्म अवस्था में रहता है। ये जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद एक निश्चित ज्यामितीय आकृति वाले ठोस पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम लोग खनिज कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, एक ऑब्जेक्टिव आपको निकलेगा कि खनिज की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैग्मा से। अब मैग्मा जो है किस फॉर्म में है? द्रवित फॉर्म में है। और मैग्मा जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद शीतलन प्रक्रियाओं द्वारा एक ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम लोग खनिज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा कि खनिज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मैग्मा से हुए। लावा भी कह सकते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी परत में जब मैग्मा बाहर निकल जाता है और ठोस फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम लोग लावा कहते हैं। तो मैग्मा और लावा के द्वारा जिस ठोस पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उन सभी ठोस पदार्थों को हम लोग खनिज कहते हैं। यहाँ पे बारीकी से देखिए कि खनिज जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? मैग्मा से प्राप्त हुआ। और मैग्मा द्रवित अवस्था में रहता है, और द्रवित अवस्था में पाए जाने के कारण जब वो ठंडा होता है तो एक क्रिस्टलीय फॉर्म में आ जाता है। क्रिस्टल आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाए होंगे, ध्यान से देखिएगा, जान भी रहे होंगे कि कोई भी ठंडे पदार्थ को या किसी भी द्रवित पदार्थ को गर्म करके जब ठंडा किया जाता है तो एक ठोस आकार वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। तो खनिज एक तरह का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। खनिज एक तरह का क्या होता है? क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अब खनिज क्या होता है? अब खनिज में किस किस को हम रख सकते हैं? शुरू में आपको बोले थे कि धरती के अंदर से सभी चीज़ों को खनिज कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इस कुछ कुछ पदार्थों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया और बताया कि किसको खनिज में रख सकते हैं, किसको खनिज में नहीं रख सकते हैं। अब देखिए, पेट्रोलियम हो गया, पानी हो गया, कोयला हो गया, लोहा, अभ्रक, जितना भी बॉक्साइट है, एल्युमिनियम है, धरती के अंदर से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो सभी चीज़ों को हम लोग पहले खनिज ही बोलते थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ समय सीमा और कुछ निश्चित जो है एक नियम बना दिया गया कि इसको हम खनिज में रखेंगे, इसको खनिज में हम लोग नहीं रखेंगे। तो हम लोग आज के बाद जानेंगे कि खनिज में किसको रखा गया है। तो खनिज में उन्हीं पदार्थों को रखा जाता है जो ठोस होता है, जिसकी आकार निश्चित होती है, क्रिस्टलीय फॉर्म में होती है। तो द्रव वाला, गैस वाले चीज को हम लोग खनिज में नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, जल भी खनिज है, जल में खनिज का रूप हो सकता है, लेकिन जल को खनिज में रखा नहीं गया है। अब हम कैसे समझेंगे कि किसको खनिज में रखेंगे, किसको खनिज में नहीं रखेंगे? तो आज जान लीजिए, धरती के अंदर से जितना भी ठोस पदार्थों की निकासी हो रही है, जितना भी ठोस पदार्थ है जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, जो क्रिस्टलीय फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग खनिज कहेंगे। गैस को, द्रव को खनिज के अंदर में नहीं रखा गया है। अब आप कहिएगा कि ये खनिज क्या होता है, कार्बनिक होता है कि अकार्बनिक? दोस्तों, खनिज अकार्बनिक होता है, कार्बनिक नहीं होता है। खनिज के लिए एक समय सीमा बनाया गया है, एक नियम बना दिया गया है कि ये अकार्बनिक इसलिए इसको कहा जाता है, निर्जीव से या प्रकृति के द्वारा जो हमको डायरेक्ट प्राप्त होगा, निर्जीव वस्तुओं से, उसको हम लोग खनिज कहेंगे। तो सजीव से जो भी प्राप्त होगा उसको हम लोग खनिज में नहीं रखेंगे। तो आपका देखे होंगे कि कोयला जो है, कोयला खनिज है, लेकिन खनिज में इसको नहीं रखा गया है, इसलिए क्योंकि कोयला में कार्बन की मात्रा होती है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जब सजीव जीव जंतु, पेड़ पौधे सड़ रहे थे, गल रहे थे, तो उन्हीं के द्वारा जो है पृथ्वी के अंदर में जब आग लगा था तो वो सड़ गल के कोयला का, पेट्रोल का, डीजल का, खनिज ईंधन का निर्माण किया था। इसीलिए आज से हम लोग कह देंगे कि जल को, पेट्रोल को, गैस को खनिज में, खनिज से बाहर रखा गया है। लेकिन जल में, गैस में, कोयला में खनिज का रूप हो सकता है, लेकिन उसको खनिज से बाहर रख दिया गया है। यहाँ पे आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। और अब चलते हैं
कि खनिज जो होता है कौन से चट्टान से बना है। तो खनिज अकार्बनिक पदार्थ है और खनिज आग्नेय चट्टान से बना हुआ होता है। तो खनिज को किस चट्टान के अंतर्गत हम लोग रखेंगे? आग्नेय चट्टान के अंतर्गत रखेंगे। अब खनिज को समझाने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अयस्क क्या है। देखिए, खनिज पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे मात्रा में, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में है, जिसमें धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, जिसमें आप लोगों को देखेंगे ईंधन वाला खनिज है। तो आज हम लोग धात्विक खनिज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अयस्क क्या है। अयस्क क्या है इसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी के गर्भ से, भूगर्भ से जब खनन के माध्यम से खनिज की उत्पत्ति की जाती है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। उसी अशुद्धियों को दूर करके जो शुद्ध धातु की प्राप्ति की जाती है, उन्हीं शुद्ध धातुओं को अयस्क कहा जाता है। तो अयस्क हम लोग बोल सकते हैं कि खनिज से प्राप्त होने वाले शुद्ध रासायनिक पदार्थों को अयस्क कहा जाता है। अयस्क दो तीन तरह का हो सकता है, धात्विक अयस्क भी हो सकता है, अधात्विक अयस्क भी होता है। तो खनिज से जब अयस्क की उत्पत्ति होती है, उसमें शुद्ध धातु की उत्पत्ति हो जाती है तो उसको धात्विक अयस्क कहेंगे। अगर शुद्ध अधातु की उत्पत्ति हो जाती है जिसमें धातु अधात्विक कहेंगे। तो खनिज से प्राप्त होने वाले कम खर्च में शुद्ध एवं समांग पदार्थ को हम लोग क्या कह सकते हैं? अयस्क कह सकते हैं। तो अयस्क की उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है? खनिज से। खनिज में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, उन अशुद्धियों को दूर करके अयस्क का उत्पत्ति किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं अयस्क का बाप होता है खनिज। अगर खनिज नहीं रहेगा तो अयस्क आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी अयस्क है दुनिया में वो सभी क्या है? खनिज है। तो अयस्क की उत्पत्ति कहाँ से होती है दोस्तों? अयस्क की उत्पत्ति खनिज से होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वे खनिज जिससे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार की घटना को या इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। आशा करता हूं कि अयस्क और खनिज से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपको बारीकी से समझ में आया होगा। छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा ही आपका ऑब्जेक्टिव में नंबर आने की संभावना बढ़ते चले जाता है। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव इतना डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाऊंगा कि आप अगर मेरे वीडियो को, मेरे इस चैनल को अगर देखते हैं तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव की जो जितनी भी समस्याएं हैं वो सारा आपका ख़त्म हो जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव कहीं से भी चले जाइए, लीजिए, इतना गहराई से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिया जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड में नंबर लाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। इसीलिए दोस्तों ध्यान से देखिए और इसको बारीकी से याद करिए। ये आपको नंबर बढ़ाने का बहुत ही सिंपल और साधारण जरिया आपका बन सकता है और कम समय में आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, एक टॉपिक है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं। तो इसको हम कैसे समझे बारीकी से? देखिए, सभी अयस्क खनिज से प्राप्त होते हैं। अयस्क जहां जहां भी जाएगा खनिज से प्राप्त होगा, तो इसीलिए हम कहेंगे कि अयस्क खनिज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्यों? अब सभी खनिज अयस्क क्यों नहीं होते हैं तो बोल देते हैं। कुछ कुछ खनिज ऐसा है जिससे धातु की उत्पत्ति होता ही नहीं है। कुछ कुछ खनिज है जिसका अयस्क होता ही नहीं, शुद्धिकरण होता ही नहीं, ऐसे ही रह जाता है, जिससे धातु की उत्पत्ति, अधातु की उत्पत्ति कुछ भी नहीं होता। इसीलिए कह सकते हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। और इसलिए अयस्क नहीं होते हैं, अयस्क शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होना चाहिए। और खनिज में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, और उसमें आपको बहुत सारी मिलावट भी हो सकती है। लेकिन अयस्क में क्या होगा? किसी भी तरह का मिलावट नहीं रहता है, 90% से 95% शुद्ध धातु रहता है। और खनिज में अधातु भी होता है, उपधातु भी होता है, बहुत सारे जटिल चीज रहते हैं, अशुद्धियां रहते हैं। इसीलिए सभी खनिज अयस्क में नहीं आ सकता है। और अयस्क जो होता है शुद्ध फॉर्म में रहता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सभी अयस्क खनिज है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों कि आज खनिज, अयस्क आपको बारीकी से समझ में आया होगा और खनिज कहाँ से बनता है वो भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अब देखिए आप लोगों के बीच एक जबरदस्त टॉपिक धातु कर्म आ चुका है और धातु कर्म क्या होता है इसको गहराई से और बारीकी से समझेंगे। धातु कर्म, अब यहां देखिए धातु कर्म क्या है, धात्विकी क्या है। अब सुनिए, यानी किसी भी अयस्क, अयस्क में भी थोड़ा बहुत जो अशुद्धि होती है जो बच जाता है, खनिज से डायरेक्ट हम अयस्क प्राप्त करते हैं, उसमें भी जो कुछ अशुद्धियां रहती है, उन सभी अशुद्धियों को रासायनिक पदार्थ के द्वारा या एक विधि के द्वारा दूर कर देने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, धातु कर्म। यानी आप देख सकते हैं अयस्कों से धातुओं का निष्कासन और उपयोग में लाने के पूर्व उनके शुद्धिकरण, यानी हम लोग कह सकते हैं अयस्कों के शुद्धिकरण करने की रासायनिक प्रक्रिया को, अयस्कों के शुद्धिकरण करने की रासायनिक प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है, मेटालर्जी कहा जाता है। यानी अयस्कों से शुद्ध धातु जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहेंगे, धातु कर्म। देखिए यहाँ पे एक शब्द क्लियर है, धातु कर्म, यानी धातु और कर्म। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। यहाँ एक चीज और आ सकता है, अधातु कर्म। अयस्कों से शुद्ध अधातु प्राप्त करने की रासायनिक प्रक्रिया को अधातु कर्म भी कहा जाता है। तो धातु कर्म में हम लोग कह सकते हैं कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, विधि होती है, मेथड होती है, उन सभी विधि को हम लोग क्या कहेंगे, धातु कर्म। यानी धातुओं को शुद्ध कर, अयस्कों को शुद्धिकरण करने के बाद जो धातु की प्राप्त हो जाती है उसी को हम लोग धातु कर्म कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये धातु कर्म में क्या होता है। अब यहाँ पे एक माध्यम देखे होंगे कि धातु अयस्क को शुद्ध करने के लिए एक भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बहुत सारे रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, तब जाकर के आपका धातु जो है अयस्क जो है शुद्ध होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के बीच गैंग आ चुका है। गैंग क्या होता है? अब इस गैंग शब्द को देखिए केमिस्ट्री में, ये गैंग मतलब ये जो गैंग चल रहा है आजकल वो नहीं है, अयस्क का गैंग है, और इस गैंग को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और गैंग ये है क्या। अब यहाँ पे देखिए इस गैंग में दो चीज हम लोगों को बारीकी से ध्यान रखना है। गैंग होता क्या है? अयस्कों में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, बहुत सारी अशुद्धियां होती है। बालू के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, अलग अलग धातु होते हैं, अलग अलग उपधातु होते हैं, अधातु होते हैं। तो अयस्कों में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, खराबी होती है, मिलावट होता है। उन्हीं गंदगी पदार्थों को हम लोग गैंग कहते हैं। यानी जैसे आप देखे होंगे कि शरीर में जो रहता है, अगर मैल देखे होंगे और गंदगी पदार्थ को हम लोग निकाल देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अयस्क में मौजूद सभी अशुद्धियों को, खराबी पदार्थों को हम लोग गैंग कहते हैं। तो कह सकते हैं कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है, या इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अयस्क जब धरती के भूगर्भ से निकाला जाता है खनन प्रक्रियाओं द्वारा, तो उनमें बहुत सारी अशुद्धियां आ जाती है। मिट्टी के कण आ जाते हैं, बालू के कण आ जाते हैं, चूना के कण आ जाते हैं, बहुत सारा पदार्थ रहता है, धातु रहते हैं, अधातु रहते हैं, कोयला रहते हैं, अभ्रक रहते हैं। तो उन सभी बेकार पदार्थों को, खराब पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? गैंग। याद करिए, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को या खराबी पदार्थों को या बेकार पदार्थों को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? गैंग कहा जाता है। आशा करता हूं कि यह प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। इसमें एक ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद रखना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी जो होते हैं आपको अशुद्धियों के रूप में रहते हैं, चूना पत्थर के रूप में रहते हैं, और ये सभी उसको खराब फॉर्म में रखे रहते हैं। इसीलिए इन सभी को हटा करके अयस्क की उत्पत्ति की जाती है। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अयस्क में जो अशुद्धि होती है उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में। आप लोगों के बीच फ्लक्स आ चुका है। अब ये फ्लक्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स को बारीकी से समझेंगे और बिहार बोर्ड में बार बार लगातार इससे एक प्रश्न आते रहता है और विद्यार्थी इसमें फंस जाता है। फ्लक्स को गालक भी कहा जाता है दोस्त। तो अब देखिए फ्लक्स क्या है। अयस्कों में मौजूद वर्तमान अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्क के साथ बाहर से कुछ रासायनिक पदार्थ को मिला दिया जाता है और वो मिलाने के बाद जो होता है वो अशुद्धियां दूर हो जाती है। उसी को कहा जाता है फ्लक्स या गालक। यानी समझिए फ्लक्स क्या होता है कि अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां होती है जो दूर नहीं होता है, तो उनको बाहर से कुछ रासायनिक पदार्थ मिला करके उसके अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तब उन्हीं बाहरी पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। ध्यान दीजिए कि कभी कभी हम लोग जब शुद्धिकरण करते हैं वो शुद्धिकरण नहीं होता है तो बाहर से कुछ रासायनिक पदार्थ को उसमें मिला दिया जाता है और उस बाहरी पदार्थ के कारण उसमें जो बहुत सारी अशुद्धियां होती है उनसे अभिक्रिया करके वो अवक्षेप के रूप में बाहर चली जाती है। इस तरह से आपका जो है अयस्क शुद्ध हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अयस्कों में मौजूद अशुद्धियों को कुछ बाहरी पदार्थ की सहायता से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, फ्लक्स कहेंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिए अयस्क में वर्तमान अशुद्धियों को दूर कर देने के लिए अयस्क के साथ बाहर से जो रासायनिक पदार्थ मिला दिया गया उसे क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। एक लाइन में आप यहां देख सकते हैं कि अयस्कों में मौजूद अशुद्धियों को दूर कर देने वाले बाह्य पदार्थ को या बाहरी पदार्थ को क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां होती है जो बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन बाहर से कुछ रासायनिक पदार्थ मिला देते हैं तो उसमें जो अशुद्धियां होती है वो उनसे रासायनिक अभिक्रिया करके अवक्षेप के रूप में बाहर हो जाते हैं और हम लोग आसानी से उसको सेपरेट कर लेते हैं। उस बाहरी पदार्थ को क्या कहा जाता है, फ्लक्स। यानी अयस्क में बाहर से जो डाला जाता है अशुद्धियों को दूर करने के लिए उस बाहरी पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है। देखिए आप लोगों के बीच एक जबरदस्त प्रश्न स्लैग आ चुका है। यह भी आपको बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। स्लैग के बारे में आज जानते हैं कि स्लैग है क्या, और स्लैग से आपको एक ऑब्जेक्टिव या दो ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में और बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं। तो अब आपको सारा जो आपका जो ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूजन है उस सभी कन्फ्यूजन को अभी आपको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारा चीज जितना भी आपको दिया गया है, अयस्क दिया गया है, गेंग दिया गया है, फ्लक्स दिया गया है, सभी अयस्क से ही रिलेटेड है, खनिज से ही रिलेटेड है। तो अब ये स्लैग होता क्या है, तो स्लैग में देखिए कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ फ्लक्स संयोग कर एक द्रवणशील हल्के पदार्थ का क्या कर देता है, निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। अब स्लैग क्या होता है, जब आप अयस्क में बाहर से फ्लक्स को मिलाते हैं तो उसमें पहले से अशुद्धि रहता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आसानी से आपको इस फॉर्मूला के माध्यम से एक या दो ऑब्जेक्टिव आसानी से बनेगा। अयस्क में पहले से ही जो थोड़ा बहुत अशुद्धियां रहती है उसमें जब फ्लक्स को मिलाया जाता है तो फ्लक्स उसको रासायनिक अभिक्रिया करके जो बाहर निकालने का जो काम कर रहा था वही बाहरी पदार्थ को हम लोग अवक्षेप को क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। ध्यान दीजिए, आसानी से ध्यान दीजिए और देखिए ध्यान से। फ्लक्स अभी आपको जस्ट पहले समझाए थे कि अयस्क में जो अशुद्धियां होती है उसको दूर करने के लिए बाहरी पदार्थ को उसमें मिलाया जाता है और बाहरी पदार्थ मिल करके उसमें मौजूद अशुद्धियां से रासायनिक अभिक्रिया के अवक्षेप करके बाहर हो जाते हैं। उसी अवक्षेप को क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। यानी जब अयस्क में अशुद्धि होती है तो उसमें बाहर से जब फ्लक्स को मिलाया जाता है तो अशुद्धि और फ्लक्स रासायनिक अभिक्रिया करके जो गंदा पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ या अवक्षेप बन करके बाहर निकलता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त,
स्लैग बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए अशुद्धि प्लस फ्लक्स मिलकर के क्या बनाता है, स्लैग। अब यहाँ पे अशुद्धिये को अपने लोग गेंग बोले थे, गेंग प्लस फ्लक्स मिलकर के क्या बना देता है, स्लैग। तो आपको पूछा जाएगा कि स्लैग क्या होता है, अशुद्धि प्लस फ्लक्स मिलकर के क्या बना देता है, स्लैग बना देता है। अशुद्धि को ही गेंग कहा गया था, गेंग प्लस फ्लक्स मिलकर के क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, गेंग प्लस फ्लक्स मिल करके क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। तो गेंग को अशुद्धि कहा जाता है और अशुद्धि जब फ्लक्स के साथ अभिक्रिया करता है तो बन जाता है स्लैग, कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है। और ये एक तरह का आपका अवशिष्ट पदार्थ होता है, अवक्षेप होता है जो बाहर निकल जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि स्लैग कैसे बनता है। तो अयस्क में मौजूद अशुद्धि को दूर करने के लिए बाहर से जो रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है, वो रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है और वो बाहर जो होता है उसी को कहा जाता है स्लैग। आशा करता हूं दोस्त कि हमारे द्वारा दिए गए ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगले प्रश्न में आप लोगों के बीच एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो ये बार बार इससे एक 5 नंबरा में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो आज सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि ये कि सभी का डिफिनेशन हम लोग एक साथ कैसे इसको बना सकते हैं और आसानी से इसको हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए अयस्क का सांद्रण क्या है। अब देखो अयस्क का सांद्रण का मतलब हो जाता है कि अयस्क में जो थोड़ा बहुत जो अशुद्धियां होती है, जो एलिमेंट होते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उन सभी को अलग करने के लिए या शुद्ध करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है शुद्धिकरण करने के लिए, उसी शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है अयस्कों का सांद्रण। यानी अयस्कों को एक रासायनिक विधि के द्वारा, एक माध्यम के द्वारा शुद्ध करने की संपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहा जाता है, कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए अयस्क में कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को प्राथमिक उपचार द्वारा या विधि द्वारा या मेथड द्वारा दूर कर देने वाले संपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाओं को अयस्कों का सांद्रण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, जो टेक्निक अपनाई जाती है, जो तरीका अपनाई जाती है, उन सभी तरीका को या उस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्कों का सांद्रण। क्या बोलेंगे दोस्त, अयस्कों का सांद्रण। अब देखिए किस किस विधि से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। एक है द्रव्य धावन विधि, दूसरा है फेन प्लवन विधि या फेन उत्प्लावन विधि, एक है निक्षालन विधि जिसको लीचिंग भी कहा जाता है। ये बार बार पूछा जाता है कि लीचिंग क्या है। इन सभी चीजों के द्वारा, अब देखिए चौथा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। यानी हम इसको अगर हमको याद नहीं रहता है तो हम इसको कह सकते हैं कि अयस्कों के शुद्धिकरण करने की संपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया को हम लोग द्रव्य विधि कह सकते हैं, फेन प्लवन विधि कह सकते हैं, निक्षालन कह सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण कह सकते हैं। अब इन सभी विधियों में अलग अलग धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। एक ही विधि द्वारा सभी खनिजों से सभी धातुओं को शुद्ध नहीं किया जा सकता है, अलग अलग विधि बनाया गया था। इसीलिए अलग अलग विधि से हम लोग अलग अलग धातु को निष्कर्षण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। इन सभी का एक्सप्लेनेशन आपको अगले सीरीज में किया गया है, उस सीरीज के माध्यम से आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि अयस्कों का सांद्रण आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से बोल देते हैं, अयस्कों को शुद्ध करने के लिए जो तरीका या जो विधि अपनाई जाती है उस विधि को अयस्कों का सांद्रण कहा जाता है। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के बीच ये लास्ट प्रश्न इस सीरीज का आ चुका है
और इसको हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। उन सभी विद्यार्थियों को थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहता हूं कि 10 सीरीज होने के बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की सीरीज करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से बिहार बोर्ड में आने वाले सभी संभावित प्रश्नों की एक सूची, एक सीरीज आप लोगों को दे देंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी परेशान, उदास, निराश, हताश होने की जरूरत नहीं है और उस सीरीज को देखने के बाद आपका सारा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग अगले सीरीज में बने रहिएगा और देखते हैं कि आपका लास्ट प्रश्न आज ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक है जस्तीकरण। ये जस्तीकरण है क्या? ये आपको बिहार बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है। जस्तीकरण क्या होता है? ये विधि क्यों अपनाया गया, क्यों लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? तो जस्ता को जिंक भी कहा जाता है। तो जस्तीकरण का मतलब हो जाता है जस्ता की परत चढ़ाना। करण मतलब जोड़ना। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाने की रासायनिक प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। अब ये क्यों अपनाया गया? अब देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे, रोजमर्रा के जीवन में देखे होंगे कि छोटे छोटे कांटी से लेकर के बड़ा बड़ा पानी का जहाज तक, रेलगाड़ी तक देखे होंगे, हवाई जहाज तक देखे होंगे, सभी में कहीं ना कहीं लोहा का उपयोग आ जाता है। और लोहा में आप लोग देखे होंगे कि हवा में मौजूद नमी के कारण, ऑक्सीजन के कारण, पानी के कारण उसमें जंग लग जाता है और हम लोग, हमारे जीवन में जो लोहा जो मौजूद है, जंग लगने की वजह से वो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे लोहा का जो आयु है बढ़ जाता है, उसका क्षरण नहीं हो पाता है। इसलिए जस्तीकरण का उपयोग किया जाता है। हम इसको कह सकते हैं कि लोहा को खराब होने से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। तो लोहा को खराब होने से बचाने वाली रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए, देखे होंगे कि घर में जितना भी लोहा का आइटम्स है, ग्रिल है, गेट है, जो भी चीज आप देखे होंगे, गाड़ी भी क्यों नहीं हो, सभी को प्राइमर किया जाता है और प्राइमर के माध्यम से, प्राइमर जब कर देते हैं तो वो लोहा देखे होंगे कि खराब होने से क्या होता है? बच जाता है। इसलिए जस्ता का उपयोग आजकल बहुत ही ज्यादा किया जाता है। ग्रिल अगर आपके घर में होगा तो सुने होंगे कि प्राइमर मार दिया जाता है और प्राइमर मारने की सहायता से आपका जो लोहा के जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। अब हम इसको कह सकते हैं कि लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्ता की एक परत चढ़ाई जाती है, जिसको जस्तीकरण कहा जाता है। लोहा को जंग से बचाने के लिए एक परत चढ़ाई जाती है जिंक की, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? जस्तीकरण। ये परत अगर आपको चढ़ा दिया गया तो लोहा जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहेगा जब तक आपका प्राइमर उस पर चिपका हुआ है। जब प्राइमर खराब होता है तब जाकर के आपका लोहा खराब होना शुरू हो जाएगा। जब तक प्राइमर है आपका लोहा उसी अवस्था में रहेगा जिस अवस्था में वो जिस समय आप रंगे थे। देख लीजिए यहाँ पे कि जब लोहा को गलित जस्ता में डुबाया जाता है तो लोहा पर जस्ता की एक परत चढ़ जाती है। इस प्रकार लोहा पर जस्ता को चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। तो लोहा पर जस्ते की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोगों को जबरदस्त ढंग से समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है? लोहा को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज के सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया ये सीरीज आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। बहुत जल्दी आपके बीच अगला सीरीज लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।